वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार्क 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में और इस वीडियो में हम सारे डिटेल को कवर करेंगे कि किन किन चीजों की डिमांड जो है बार्क ने किया है। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि बार्क जो है अपने लिए ईयरली एग्जाम करवाता है, जो कि आप कह सकते हो कि एक तरीके से टेक्नोलॉजी फील्ड में होता है, जिसमें कि बीटेक या एमटेक के स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल होते हैं, और दूसरा होता है साइंस फील्ड में या बायोमेडिकल फील्ड में आप कह सकते हो। इस बार इन्होंने बहुत सारे अलग अलग और डिसिप्लिन भी इन्होंने रिलीज किए हैं, तो रेस्पेक्टिव बच्चे अपने लिए देख सकते हैं। लाइक मैं जब मतलब कि ब्रूशर पढ़ रही थी तो वहां मैंने केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ देखा, फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए देखा। तो आप एक तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल मेनली लाइफ साइंस से डील करता है या बायोलॉजी से डील करता है, तो इसलिए हम इस वीडियो में मेनली जो है बायो साइंस के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हम OCES कहते हैं। तो ये जो एग्जाम है जो कि बार करवाता है ईयरली, इस एग्जाम को क्लियर करके, यानी कि आपको एक तरीके से एक ऑनलाइन एग्जाम देना होता है और उस एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपको जो है साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, जिसका कि पे स्केल भी बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या रूल्स हैं, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। और कमाल की बात पता है क्या है कि अगर आप CSR नेट के स्टूडेंट है ना, तो आपको अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके CSR का ही लगभग मैक्सिमम सिलेबस एज वेल एज क्वेश्चन पैटर्न जो है बार के एग्जाम में एप्लीकेबल होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है एक तरीके से गुड न्यूज हो जाती है। तो जो भी बच्चे CSR नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे गेट को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तो आई विल सजेस्ट कि ये एग्जाम जरूर आपको भरना चाहिए, क्योंकि इसमें एक इशू है, वो है एज की लिमिटेशन। इसकी एज की लिमिटेशन काफी कम है, इसलिए हर कोई इसको नहीं भर सकता है। लेकिन अगर आपके पास वो गोल्डन चांस है कि अभी आपकी एज उतनी कम है, तो आप ये एग्जाम के लिए जरूर भरिए। क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा पता नहीं, बट आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। तो आई विल सजेस्ट ये आपको जरूर भरना चाहिए। मैंने भी अपने टाइम में, जब तक मेरी एज लिमिट थी तब तक मैंने एग्जाम को दिया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद मैंने 2 बार इस एग्जाम को दिया था। अनफॉर्चुनेटली मैं क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन ऑफकोर्स इस एग्जाम का एक्सपीरियंस मैंने भी लिया है। तो चलिए इस वीडियो में जो है डिटेल में समझते हैं। अच्छा, वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रीवियस ईयर के, क्योंकि बार्क अपना क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं करता, इसलिए कहीं भी आपको उसके क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे। जहां भी मिलेगा वहां पे आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, मतलब कि कुछ बच्चे एग्जाम देकर आए, उन्होंने आके किसी को बताया और उस एग्जाम को लिख लिया गया। तो मैं भी अपने टाइम में ऐसे ही करती थी कि मैं एग्जाम देकर आई और घर आने के बाद जितने क्वेश्चन मुझे याद होते थे मैं उनको लिख लेती थी। जब से मैंने बच्चों को गाइड करना शुरू किया है, मेरे स्टूडेंट्स भी सेम वही करते हैं। एग्जाम हॉल में जाते हैं, घर में आने के बाद जितने क्वेश्चन को याद होते हैं वो मुझे मेल कर देते हैं या मुझे किसी भी एंगल से सेंड कर देते हैं। तो मेरे पास जो भी क्वेश्चन की अवेलेबिलिटी थी वो मैंने ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करके रखा है। साथ ही साथ बार के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्वेश्चन पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इस पे भी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, तो आप जरूर सर्च कर सकते हैं। और डायरेक्ट सर्च करने पे ना मिले तो आप जो है दैट इज बार्क बायोसाइंस सिलेबस बाय ज्योति कुमारी या बाय टीचिंग पाठशाला लिख लीजिए यूट्यूब पे, आपको जो है वीडियो रेकमेंड हो जाएगी। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं कि इस एग्जाम के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो बार्क का जो ये एग्जाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको नाम दिया, मतलब नॉर्मली बोला जाता है OCES या DGFS 2025। ये एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। जो भी बच्चा फॉर्म फिलअप कर रहा है, इट्स अ मस्ट थिंग कि आपको एक बार अच्छे से जो है इस ब्रोशर को रीड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि मैं इस वीडियो में तो मैक्सिमम की पॉइंट बताऊंगी जहां पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, लेकिन क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक बार पूरा का पूरा पढ़ना जरूर, मतलब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन है Bar Training School provides true training program to the deserving candidates ambitious for pursuing a rewarding career in the nuclear science, engineering and technology। यानी कि अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं या फिर न्यूक्लियर पावर या रिसर्च एरिया में आपका इंटरेस्ट है, या फिर अगर आपका इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोसाइंस, जियोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए जो है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो 2 टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कहा था, दैट इज एक यहाँ पर होता है OCES और दूसरा होता है DGFS, ठीक है। तो OCES की अगर हम बात करते हैं, एक्सक्यूज मी,
तो अगर OCES की बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज द ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको हम OCES कहते हैं, एंड DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जिसे कि हम DGFS कहते हैं। तो मेनली हम इस वीडियो में जो है OCES के बारे में देखेंगे, वो भी मेनली बायो साइंस डिपार्टमेंट का देखेंगे, ठीक है। So successful completion of the training scheme guarantee the employment as a scientific officer C in one of the DAE unit of atomic energy and regulatory board with attractive career progression opportunity up to the highest levels। तो यहाँ पे जो है आपको that is scientific officer की पोस्ट मिलती है with a very good salary। तो चलिए बाकी डिटेल्स यहाँ पे हम समझते हैं। OCES के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो OCES के बारे में बात करें तो जैसे कि यहाँ पे जो है 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स होता है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट फॉर द एकेडमिक ईयर 2025, that is OCES and DGFS 2025 will be conducted at 2 BARC training school, that is Mumbai as well as हैदराबाद। तो ये 2 ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए रखा गया है, जिसमें कि 1 साल का आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। उसके बाद जो ट्रेनिंग ऑफिसर होगा दैट इज TSO हु सिक्योर दैट इज 35% minimum 35 in individual subject and minimum 50% aggregate marks on an overall basis on completion of training program is declared to have passed the course successfully, and successful TSOs will be posted as a scientific officer C in one of the following DAE unit। तो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपका जो मतलब आप जो है एज अ ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर जो है पोस्टेड रहते हो, और आपका उस टाइम पे जो है मिनिमम 35% मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में और पूरा एग्रीगेट 50% मार्क्स होना जरूरी है। उसके बाद ही जो आपकी ट्रेनिंग है उसे सक्सेसफुल माना जाएगा, एंड देन आपको एज अ साइंटिफिक ऑफिसर जो है फॉलोइंग DAE यूनिट में से किसी भी यूनिट में पोस्ट किया जा सकता है। अब ये DAE यूनिट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा का सारा लिस्ट मेंशन है, जो कि मुंबई, कलपक्कम, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, इन सभी एरिया में ये देख सकते हैं आप अवेलेबल है। अब ये जो हेड ऑफिस यहाँ पे मेंशन की गई है, डायरेक्टली आपको हेड ऑफिस में भी पोस्ट किया जा सकता है, या फिर उस हेड ऑफिस के जो अदर लोकेशंस होते हैं वहां पे भी आपको पोस्ट किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंसी। ओके, नाउ यहाँ पे जो है DGFS के बारे में भी मेंशन है, तो जो बच्चे मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा प्लीज। Coming to the stipend, जो कि यहाँ पे बोला गया है, OCES TSO are paid a stipend of 74,000 per month during the period of training। तो जब आपका ट्रेनिंग चलता है ना, तब आपको 74,000 पर मंथ जो है एक तरीके से दिया जाता है। ओके, और बाकी आप देख सकते हैं DGFS के लिए कितना है, और साथ ही साथ 1 टाइम बुक अलाउंस जो है आपको वो मिलता है 30,000। बोर्डिंग एंड लॉजिंग की बात करें तो DAE हॉस्टल इज मैंडेटरी फॉर OCES TSO ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड में जो है आपको उनके हॉस्टल में ही एक तरीके से रहना होता है। बाकी अगर बात करें तो मान लीजिए अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो है एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, जो कि होता है आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बाद जो है आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, जो कि एटलीस्ट 3 साल का तो होता ही होता है। बाकी डिटेल्स के बारे में अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ग्रेड और पे स्केल के बारे में चलिए समझ लेते हैं। तो ग्रेड और पे स्केल की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, द अपॉइंटमेंट इन ऑल द यूनिट्स शैल बी एज अ साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड C in a level 10, that is 56,100 of 7th Central Pay Commission pay matrix। Appointment will be at the beginning of the pay scale with OCES TSO getting 2 or 3 increment depending upon their performance during the OCES program। तो OCES प्रोग्राम के टाइम जो है आपका 2 से 3 दैट इज इंक्रीमेंट भी देखा जा सकता है। और ओवरऑल अगर बात करें तो मंथली इमोल्यूमेंट्स अगर हम कंसिडर करते हैं आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है, मंथली इमोल्यूमेंट्स विथ 3 इंक्रीमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इंक्लूड द डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट प्रेजेंट मुंबई रेट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1,34,000। तो 3 इंक्रीमेंट के बाद और बाकी सारे अलाउंस को मिला के लगभग आपको जो है 1,34,000 रुपीज जो है आपको एज अ सैलरी पे की जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर जो है बोला गया, और आप देख सकते हैं काफी अच्छी सैलरी है यहाँ पे। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाते ही हर चीज हो जाता है, ये भी एक प्रॉपर प्रोसेस के द्वारा होता है। और मतलब कि अगर आप अच्छी नॉलेज होल्ड करते हैं तो बिलीव मी आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और यहाँ पे सिलेक्शन करवाने के लिए आपको इंटरव्यू राउंड भी बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। ओके,
ओके फाइन, कमिंग टू दी अदर पोर्शंस लाइक सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनेगा, फिर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन जो होता है यहाँ पे OCES DGFS 2025 प्रोग्राम का, वो टोटल 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग का, जिसमें कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जा सकता है या गेट स्कोर के बेसिस पे या नाइजर CGPA स्कोर के बेसिस पे हो सकता है। और दूसरा स्टेप है दैट इज इंटरव्यू देना, यानी पहले ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है या स्कोर के बेसिस पे, और दूसरा दैट इज इंटरव्यू होगा, ये आपको देना ही होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दैट इज ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे, तो देखिए यहाँ पर जो है पहला जो टाइप होता है कि हाँ आपको बार्क में एंट्री कैसे लेनी है, तो पहला टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2025 में कंडक्ट करवाया जाएगा फॉर ऑल द 4 साइंस डिसिप्लिन ऑफ OCES डिसिप्लिन, जिसमें कि कोड 41, 42, 40, 44 जो है यहाँ पे मेंशन करके रखा है, 43 एंड 45। इसके अलावा ये जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन बेसिस पे होगा। आपको प्रिफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करने का मौका दिया जाएगा, मतलब कि आप फॉर्म में जो आप एग्जामिनेशन मतलब फॉर्म में आप जो मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक में आपको कंफर्म करना होगा कि यस आप ये एग्जाम देने जा रहे हो, और कंफर्मेशन के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपने सेंटर को सेलेक्ट करो। ये फॉर्म सबमिट करने के कुछ टाइम के बाद जो है दैट इज सिटी अलॉटमेंट नाम से ये लिंक ओपन होती है। सिटी अलॉटमेंट में जाकर आपको अपना सेंटर बुक करना होता है। अगर आपने फॉर्म भर दिया और सेंटर बुक आपने नहीं किया है तो ऑब्वियसली आप फिर एग्जाम देने नहीं जाओगे, ठीक है। और ये जो अलॉटमेंट होता है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होता है। अगर मान लीजिए आपके घर के पास कोई सेंटर पड़ा था और आप लेट हो गए उस सेंटर को भरने में, तो अगर स्टार्टिंग में अगर वहां पे सिर्फ 200 सीट थी और 200 बच्चों ने भर दिया तो अब आपको वो सेंटर नहीं मिलेगा, अब आपको कोई और सेंटर भरना होगा, इस टाइप से, ठीक है। ये एग्जाम जो है CBT मोड में होता है, और अलॉटमेंट वगैरह जरूरी है आपको टाइमली फिलअप करना, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका एडमिट कार्ड इश्यू होता है। ट्रैवल अलाउंस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और all the candidates appearing for the BARC online examination will be awarded a BARC online examination score. Candidate will screen in for the selection of interview on the basis of online examination score. तो अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो बार्क की तरफ से जो है आपको बार का स्कोर कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अब सेकेंड टाइप आता है गेट के स्कोर के बेसिस पे, कि मान लीजिए अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है दैट इज गेट 2023, 2024, 2025, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इसके अलावा और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको कि आपको फुलफिल करना होता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और इन केस मान लीजिए अगर आपके पास नाइजर या CEBS की अगर स्कोर कार्ड है तो भी आप एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अब आप ध्यान से सुनिएगा, जिसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट कैन चूज एनी वन और मोर देन वन अबव मेंशन स्क्रीनिंग ऑप्शन, यानी कि 3 ऑप्शन दिया गया था। पहला कि आप ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू या गेट के थ्रू या नाइसर स्कोर के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नाइसर का तो स्पेसिफिक है, वहां के जो बच्चे होंगे उनके ऊपर अप्लाई होता है। रह गया ये 2 ऑप्शन, तो आई विल सजेस्ट आप सिर्फ और सिर्फ बार्क के ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे मतलब कि एक तरीके से फॉर्म में सेलेक्ट मत कीजिए, आप दोनों सेलेक्ट कीजिए, यानी कि बार्क का ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड गेट स्कोर, आप दोनों के ऑप्शन को लेकर आप एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर आपका गेट का स्कोर खराब आ गया या तो उस केस में अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम अच्छा हुआ है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गेट का स्कोर मैंडेटरी नहीं है। गेट का स्कोर उन बच्चों के लिए मैंडेटरी है जो सिर्फ ओनली गेट के थ्रू अप्लाई करेंगे, यानी कि मैं बात कर रही हूं पहले ऑप्शन की जिसमें कि ओनली एग्जाम के थ्रू अप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा है ऐसे बच्चे जो कि दैट इज एग्जाम प्लस गेट स्कोर दोनों के थ्रू अप्लाई करते हैं। तीसरे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो तीसरी कैटेगरी में वही बच्चे आएंगे जिनका बहुत अच्छा गेट स्कोर है, ठीक है। और अब जैसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने गेट एग्जाम दिया ही नहीं होगा और ना ही वो गेट 2025 का उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब उनको सिर्फ ओनली एग्जाम के बेसिस पे सेलेक्ट करना, उनको एप्लीकेशन फॉर्म में सिर्फ ओनली ऑनलाइन एग्जाम पे सेलेक्ट करना होगा कि हम सिर्फ अपना सिलेक्शन जो है एग्जाम के द्वारा ही करवाना चाहते हैं। लेकिन जिनके पास दैट इज गेट स्कोर है
पिछले साल का, उससे पिछले साल का और आने वाले टाइम का, दैट मीन 2025 में जो बच्चे बैठने वाले हैं, तो वो भी क्या करें, वो भी एग्जाम और गेट स्कोर दोनों का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। क्योंकि अभी तो आपके पास 2025 का स्कोर कार्ड नहीं है, लेकिन बार्क वाले क्या करते हैं, बीच में जब गेट का रिजल्ट निकल जाता है तो फिर से एक बार वो अपना पोर्टल एक तरीके से ओपन कर देते हैं, तब आप गेट का स्कोर वहां पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने भी हमेशा इन्हीं दोनों ऑप्शन के द्वारा ही एक तरीके से अप्लाई किया था। तो ये बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप इसमें चले गए तो आप इसके द्वारा सेलेक्ट हो सकते हैं अगर एग्जाम अच्छा गया हो, या फिर अगर दोनों अच्छा अगर हो गया तो ऑब्वियसली फिर तो क्या ही कहना। इसीलिए आप सेकेंड ऑप्शन के साथ जाइए, उससे क्या होगा, आप अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करोगे सिलेक्शन के लिए। इनफैक्ट बार की भी रेकमेंड करता है कि आप जो है ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम प्लस गेट स्कोर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चूज कीजिए, क्योंकि इससे आप अपना जो सिलेक्शन है उसे मैक्सिमाइज करेंगे। तो वही बोला है, दैट इज गेट स्कोर एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप अप्लाई कीजिए। तो मैंने बता दिया कि ये 3 ऑप्शन है, और 4th ऑप्शन तो इन्होंने और भी डाल के रखा है, दैट इज नाइजर का स्कोर। तो नाइजर के स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए हो गया, लेकिन ये 3 है जो कि जनरल स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप देख लीजिए, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि सेकेंड ऑप्शन के साथ आप जाइए, जिसमें कि ऑनलाइन एग्जाम और गेट स्कोर, इन दो आप मतलब बार को आप ये हक देंगे कि इन दोनों के बेसिस पे बार का आपको इवैल्यूएट करे, स्क्रीन करे। उसके अलावा ऑब्वियसली जो बच्चे अब कुछ यहाँ पे चीजें और हैं। अगर मान लीजिए आप सिर्फ गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिटी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जब मतलब कि सिटी सेलेक्ट करने के लिए पोर्टल ओपन होगा, क्योंकि आप कोई एग्जाम नहीं दोगे, आप सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस पे जा रहे हो। और जो बच्चे एग्जाम भी देंगे, चाहे ओनली एग्जाम हो, चाहे एग्जाम प्लस गेट स्कोर कार्ड का स्क्रीनिंग हो, उस केस में ऑब्वियसली आपको जो है अपना सेंटर जो है चॉइस का पिक करना पड़ेगा जब सिटी अलॉटमेंट का इंफॉर्मेशन आएगा। तो और एक बात जिससे काफी बच्चे परेशान रहते हैं, मैम हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कब कब उन्होंने सिटी अलॉटमेंट का पोर्टल ओपन किया। तो मैं आपको बता दूं, बार सबको मेल करता है, सबको मैसेज करता है, ठीक है। तो आपने जो भी ईमेल आईडी डाल के रखी है, जो भी फोन नंबर दिया है, बार का वहां पे मैसेज आता है अगर अलॉटमेंट, सीट की अलॉटमेंट का जो पोर्टल है अगर वो ओपन होता है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें, अदरवाइज आप फॉर्म भी भर देंगे और सेंटर अगर नहीं भर पाए तो फिर इश्यू हो जाएगा। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोल के रखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट रेगुलरली फॉर गेटिंग द अपडेट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट। और इसके अलावा दैट इज द कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर ओनली और CGPA score of CEBS या नाइजर if applicable only will not be allotted an examination slot for the online examination। अगर आपने नाइजर स्कोर या गेट स्कोर के बेसिस पे अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली आप तो कोई एग्जाम दोगे नहीं, तो इसलिए आपके लिए जो है कोई भी एग्जामिनेशन स्लॉट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। In case of candidate who opted for screening on the basis of online examination along with the gate score or NISER score, they will also be allotted exam slot as per their city of preference। क्योंकि देखिए 2-3 ऑप्शन है, ठीक है, आप ओनली एग्जाम के साथ जा रहे हो, सॉरी, आप एग्जाम प्लस गेट के साथ जा रहे हो, या फिर आप एग्जाम प्लस इन्होंने जो नाइजर का स्कोर दिया है, नाइजर या CEBS का जो स्कोर दिया आप उसके साथ जा रहे हो, या फिर आप ओनली नाइजर स्कोर, या फिर आप ओनली गेट स्कोर। इतने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हर हाल में आई विल सजेस्ट ये ऑप्शन या ये ऑप्शन चूज कीजिए, ठीक है, अब अपने सिलेक्शन के चांस को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। ओके, अदर अपॉर्चुनिटी की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने बार का एग्जाम क्लियर किया तो और क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है फ्यूचर में। तो वही बोला है, कैंडिडेट अप्लाई फॉर OCES DGFS 2025 may be considered for direct recruitment in the Institute of Plasma Research, that is IPR Gandhinagar। Such candidate will be governed by the stipendary norms of Institute of Plasma Research and terms and services condition of IPR on the एब्जॉर्प्शन। तो जो प्लाज्मा रिसर्च में मतलब जो यहाँ पर गांधीनगर में सिचुएटेड है, वहां पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कंसिडर किया जा सकता है अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं सिलेक्शन इंटरव्यू की। तो ऑब्वियसली एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया या गेट के स्कोर के बेसिस पे या दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो पहला राउंड तो आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा राउंड होता है दैट इज सिलेक्शन इंटरव्यू का, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको मुंबई बुलाया जाता है फॉर ऑल दी डिसिप्लिन, यानी सारी डिसिप्लिन के बच्चों को मुंबई बुलाया जाता है एक्सेप्ट जियोलॉजी स्टूडेंट जिनको कि हैदराबाद बुलाया जाता है। और आपको ऑब्वियसली ट्रैवल अलाउंस यहाँ पे दिया जाता है AC 3rd टायर का।
जो सिलेक्शन इंटरव्यू का डेट है वो मे बी मई या जून के बीच में देखने को मिल सकता है। जो फाइनल कैंडिडेट होंगे, दैट इज फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो द फाइनल सिलेक्शन फॉर OCES एंड DGFS 2025 प्रोग्राम विल बी बेस्ड सोनली ऑन परफॉर्मेंस इन द सिलेक्शन इंटरव्यू। आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा ना वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है, और साथ ही साथ मेडिकल फिटनेस भी देखी जाएगी। ठीक है। अ लिस्ट ऑफ प्रोविजनल selected candidate will be displayed on the website in the last week of June 2025। और लास्ट वीक ऑफ जून में जो है आपको फाइनल जो रिजल्ट होगा वो इनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे मिक्स कर रहे हैं। और मैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता रही हूँ वो स्पेसिफिकली मैं सिर्फ OCES बायोसाइंस के लिए बता रही हूँ। ठीक है। बाकी सारी डिसिप्लिन का आप देख सकते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का यहाँ देख सकते हैं, ये मेंशन है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिजिक्स डिसिप्लिन का मेंशन है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री डिसिप्लिन का भी मेंशन है, तो इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके चलिए, बायोसाइंस डिसिप्लिन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास MSc है या इंटीग्रेटेड MSc है, दैट इज इन, ये ध्यान से सुनेगा, ये सारे डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, क्योंकि बताने के बाद भी आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि मेरा ये डिसिप्लिन है, क्या मैं एलिजिबल हूं। जो यहाँ मेंशन है सिर्फ वही एलिजिबल है। दैट इज MSc इन बायोसाइंस, बायोलॉजी, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एनिमल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक एंड बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या फिर BS/MS इन बायोसाइंस विथ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स और मिनिमम 6 CGPA ऑन अ स्केल ऑफ 10 और इक्विवेलेंट इन MSc। ठीक है। तो आपका मास्टर हो सकता है इन सारे डिपार्टमेंट में जिसमें कि आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, लेकिन एज वेल एज इन BSc, यानी BSc में भी जो है एक्सेप्ट 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc, BSc में या BE या BTech में भी जो है, अगर आपका मतलब ये सारे कोर्स अगर होके रखे हैं, दैट इज इन फूड टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स और मिनिमम 6 CGPA ऑन द स्केल ऑफ 10 और इक्विवेलेंट। तो यानी कि जितना इसको पढ़ के समझ में आ रहा है, आपके 60% एग्रीगेट चाहिए, दैट इज इन MSc एज वेल एज इन BSc। ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपका BSc हो सकता है या BE हो सकता है या BTech हो सकता है, उस केस में भी आपके पास 60% एग्रीगेट चाहिए ही। MSc applicant should have studied one out of physics, chemistry, biochemistry, agriculture chemistry as a subject at BSc stage or at a subsidiary or ancillary level in case of 5-year integrated MSc। अब क्या होगा, BSc में आपका एटलीस्ट आपने एक सेमेस्टर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये एक रूल इन्होंने रखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप गेट स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो गेट 2023, गेट 2024, गेट 2025, स्पेशली इन लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, यही गेट स्कोर सिर्फ वैलिड है और कोई गेट स्कोर वैलिड नहीं है। अगर आपका गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन है तो आप जो है गेट के बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गेट लाइफ साइंस और गेट बायोटेक्नोलॉजी को ही लेंगे और ये 2023, 2024 एंड 2025 का ही स्कोर कार्ड ये एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि स्पेसिफिकली और कौन मतलब कि एलिजिबल नहीं है, दैट इज दोज हैविंग MSc विथ स्पेशलाइजेशन इन अ सब्जेक्ट लाइक फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, मैरिन बायोलॉजी, बायोएनालिटिकल साइंस, होम साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोएनालिटिकल साइंस, क्लाइमेटिक साइंस एंड वायरोलॉजी एक्सेट्रा, एंड BE, BTech, BSc और BTech in biotechnology, genetic engineering, biomedical engineering, food process engineering, BSc in biotechnology, MTech in food technology, food science and technology are not eligible। तो इन स्टूडेंट्स पे डायरेक्टली बता दिया गया है कि भाई ये स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है किसी भी तरीके से।
ओके, मेक श्योर जिन बच्चों ने रेगुलर एमएससी किया है वही बच्चे एलिजिबल हैं। वो बच्चे जिनका एमएससी बाय रिसर्च हुआ है या एमएससी एज अ पार्ट टाइम हुआ है, दे आर नॉट एट ऑल एलिजिबल। और अगर आपका सीजीपीए में मार्क्स है तो ऑब्वियसली आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी एक तरीके से अटैच करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग मेंशन होगा कि किस तरीके से सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये भी एक यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल चीज हो जाती है। मैक्सिमम एज लिमिट काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2025 के बेसिस पे, जिसमें कि जनरल कैटेगरी का मैक्सिमम एज लिमिट 26 होगा, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। ओबीसी एमसीएल के लिए 29 ईयर्स का होगा, एससी एसटी के लिए 31 का होगा, और बाकी सारे आप डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं, मतलब अलग अलग जो एक्सेप्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उनका यहाँ पे एज लिमिट मेंशन किया गया है। मिनिमम एज लिमिट जो होगी वो 18 साल होनी चाहिए, मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो आपकी उम्र एटलीस्ट कम से कम उम्र में भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 18 साल होनी चाहिए। और मैक्स तो बता ही दिया गया है, जनरल के लिए 26, ओबीसी के लिए 29 एंड एससी एसटी के लिए 31। नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन होना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ एज अ जॉब पोस्ट में अवेलेबल मतलब कि काम कर रहे हैं तो इन दैट केसेस आपको एनओसी प्रेजेंट करना होगा अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन से। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अगर रिटर्न क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लगेगा नॉन रिफंडेबल अमाउंट 500 फॉर दी जनरल कैटेगरी मेल्स एंड ओबीसी कैटेगरी, बिलोंगिंग टू दी जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी। और बाकी जो मतलब कि यहाँ पे जिनको बाकी में मेंशन नहीं किया गया है वो सारे के सारे जो यहाँ पर कैंडिडेट्स होंगे उनके कोई भी फी नहीं देनी है, लाइक एससी एसटी हो गया, इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप हो गया, या फिर वुमेन कैंडिडेट्स हो गए, उनको जो है यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। लेकिन यस, अगर जैसे कि जनरल या फिर रिजर्व कैटेगरी की जो फीमेल्स है उनको फी नहीं देनी होती है, लेकिन उसके अलावा जो भी कंडीशन में आपका फी छोड़ा जा रहा है उस केस में आपको जो है रेलेवेंट प्रूफ शो करने होंगे कि यस आपका जो फी मतलब कि एक तरीके से नहीं देना पड़ा है, तो उसके लिए आपके पास क्या प्रूफ है। ठीक है, ओके। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन की हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मान लीजिए आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया है, या फिर आप अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में फॉर एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025, या फिर आप गेट 2025 के लिए भी अभी फिलहाल में अप्लाई किया है और अपीयर हो रहे हैं, तो भी आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन ऐसे केस में सेलेक्ट हो जाते हैं, दैट इज आपका अभी तक फाइनल ईयर का एक तरीके से मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं आया है, लेकिन अगर आप अलाउ हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग के लिए तो अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन जो आपका फाइनल रिटेंशन होगा वो इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि भाई आपको 31 जुलाई 2025 तक आपको सारे के सारे नेसेसरी एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक तरीके से आपको बार को शो करने होंगे, जिसमें कि आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट सब कुछ इन्वॉल्व होगा। सारे के सारे जो भी आप अप्लाई करोगे वो सब कुछ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है इनकी वेबसाइट पे, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने www.bark.ocesexam.in पे आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ मिले, और यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है। अब अगर बात करें रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्टेज होगा, फिर वेरीफाई किया जाएगा आपकी ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को, फिर आप एप्लीकेशन लॉग इन करना, उसके बाद एक होम पेज आएगा, वहां पे आपको बेसिक एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा, देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन देना होगा, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन डालना होगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, प्रीव्यू कर सकते हैं आप, एडिट कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन करना होगा, और पेमेंट स्टेज आपके लिए आएगा, अगर एप्लीकेबल है तो आपको वहां पेमेंट करना होगा, और सक्सेसफुल पेमेंट के बाद जो है आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पर मेंशन करके रखा है, आप चाहें तो इसको गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन भी देके रखा है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर डेडलाइंस भी बता के रखी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है अबाउट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑब्वियसली, और एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। करेक्ट जो एक क्वेश्चन होगा उस पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, और गलत करने पे 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन 100 आएगा, और हर एक क्वेश्चन को जो है
कहा गया है गुड कैंडिडेट विल एबल टू आंसर दी 100 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स। ठीक है, तो एक अच्छा कैंडिडेट मतलब कि एक अच्छा खासा नॉलेज जिस स्टूडेंट ने होल्ड करके रखा है वो स्टूडेंट इस 100 क्वेश्चन का आंसर 120 मिनट में दे पाएगा। तो देखिए टोटल क्वेश्चन आएंगे 100। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा, गलत होने पे 1 नेगेटिव हो जाएगा और टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो होगा 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो टोटल पेपर कितने का हो गया? 300 का पेपर हो गया। तो 300 का पेपर हो गया और आपको मिलेगा 120 मिनट। तो मैं आपको यहां बता दूं अक्सर ये चीज होती है कि 100 क्वेश्चन के लिए ये जो 2 घंटे हैं वो कम पड़ जाते हैं। ऐसा भी होता है कि आप लास्ट के क्वेश्चन देख ही नहीं पाते हो और टाइम ओवर हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपको बहुत फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और क्वेश्चन का किस टाइप का लेवल होता है, किस टाइप का पैटर्न होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, तो उसको आप देख सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो देखिए इन्होंने सिलेबस कुछ खास मेंशन नहीं किया है, बस गोल 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 घुमा दिया है। ठीक है, इसलिए आप सीएसआई नेट के सिलेबस को एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, गेट के सिलेबस को कंसिडर कर सकते हैं। तो सीएसआई नेट और गेट दोनों के सिलेबस को मतलब कि मिक्स करके जो है आप तैयारी कर सकते हैं। मैं स्पेशली बात कर रही हूँ लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स की। दी syllabus for online exam is specific for science and engineering examination discipline which a candidate has selected. The question are intended to assess the basic understanding of subject in the area of science and engineering examination discipline selected by the candidates and problem solving ability rather than a memory based memory of the candidates. जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड आर नॉट असेस्ड। ठीक है, तो ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, यानी जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश की चीजें बार्ट में नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। पेन आपको लेके जाना है, रफ वर्क के लिए वहां पे आपको रफ शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैलकुलेटर या लॉग टेबल जो है आपको अलाउ नहीं किया जाएगा सेंटर में। ओके, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ऑब्वियसली 1 जैन को ही चला आया था और एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है 2 जनवरी से, यानी कल से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 26 जनवरी। करेक्शन विंडो ओपन होगा 7 से लेकर 14 फरवरी के बीच में। एलोकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम वेन्यू जो है वो 15 से लेकर 22 फरवरी तक आपको जानने को मिल जाएगा। आपको फिलअप करना होगा। आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं 25 फरवरी तक या उसके बाद। ऑनलाइन एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबली 8 एंड 9 मार्च 2025 को रखा जा सकता है। गेट स्कोर जो होगा 2025 का उसको अपलोड करने की डेट में भी 17 से लेकर 24 मार्च के बीच में देखी जा सकती है। ऐसे स्टूडेंट जो कि इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए गए हैं उनकी डेट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल टू सेलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए भी स्लॉट बुक करना होता है, तो उसके लिए 17 से लेकर 24 अप्रैल के बीच में डेट आ सकती है। सिलेक्शन इंटरव्यू जो है 19 टू 13 जून के बीच में हो सकता है और फाइनल लिस्ट जो है आपको लास्ट वीक ऑफ जून में देखने को मिल सकती है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज जो कोर्स होगा वो शुरू हो सकता है 1 अगस्त 2025 से और मेडिकल टेस्ट वगैरह 24 टू 31 जुलाई के बीच में हो सकती है। ये सारी की सारी डेट टेंटेटिव है और बहुत से चेंजेस इसमें हो सकते हैं विद टाइम। वैसे मैं आपको बताऊं बार्क हमेशा ही जो है अपने डेट्स में चेंजेस कर देता है, तो इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पे इनकी वेबसाइट को विजिट करते रहना है। और सारी अपडेट के लिए आप देख सकते हैं दिस इज अ ईमेल आईडी दैट इज barkocesexam.in। ठीक है, यहीं पे मिलेगी। एज लिमिट का यहाँ पे इन्होंने बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में देके रखा है, आप चाहे तो यहाँ से भी मैच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो एक तरीके से रिलैक्सेशन है उसके साथ दिया, जैसे कि जनरल के लिए, ठीक है, दैट इज 26 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2025 होना चाहिए। ओबीसी के लिए दैट इज 29 ईयर्स, SC ST के लिए 31। बाकी सारी कैटेगरी आप देख सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी बता के रखा है, यहाँ पे फी चार्जेस भी बता के रखे हैं। ठीक है, ओके यहाँ पे सीबीटी के लिए जो मतलब सीबीटी मोड में जो एग्जाम होगा उसके लिए कौन कौन सी सिटीज हैं वो भी मेंशन की गई है, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो लगभग मोटे तौर से हमने यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको कहूंगी कि एक बार इस ब्रोशर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा।
कि कौन कौन सी चीजें मेंशन की गई हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट होती है तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।